हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। इस लेक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और उनका कंप्रेसिव लोड वगैरह जो है कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। अभी आपने डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स पढ़ा था। अब बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं कंप्रेशन मेंबर में, जैसे कॉलम। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशंस आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कॉलम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। ठीक है, तो एक टाइप का ये कंप्रेशन मेंबर है। तो दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन मेंबर्स ऑफ फ्रेम्स। यानी अगर कहीं पे कॉलम वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो फ्रेम्स के कंप्रेशन मेंबर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो आरसीसी फ्रेम्स हो चाहे वो स्टील फ्रेम्स हो। अगर ये फ्रेम्स वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये एक कॉलम है। कॉलम कैन ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट्स। कॉलम जो है, कॉलम में बेंडिंग मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रट। स्ट्रट भी एक कंप्रेशन मेंबर है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि कंप्रेशन को सब्जेक्टेड करता है। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन मेंबर ऑफ ट्रसेस। यानी कि जो ट्रसेस के कंप्रेशन मेंबर हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रट। जैसे स्ट्रट आ गया, इसका मतलब है ट्रसेस वगैरह के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। इसमें कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि ट्रस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो। और ये ट्रस के लिए स्ट्रट को यूज कर रहे हैं, इसीलिए दे विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट टर्म आता है ट्रस। ट्रस क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू। सारे मेंबर्स या तो टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होंगे। ओनली बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो एवरीवेयर इन द स्ट्रक्चर। सिर्फ वहां पर बेंडिंग मूवमेंट जो है ट्रस में किसी भी पॉइंट पर जो है बेंडिंग मूवमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। नेक्स्ट टर्म आता है फ्रेम। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स जो हैं बेंडिंग मूवमेंट को भी सब्जेक्टेड करते हैं, यानी कि इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी क्रिएट होता है इन एडिशन टू टेंशन और कंप्रेशन। यानी टेंशन और कंप्रेशन तो डेवलप हो ही रहा है, साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप हो रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशंस है कॉलम, स्ट्रट, ट्रस एंड फ्रेम्स की। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो की अगर आप बात करें कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 180। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज जो है बहुत पूछते हैं, चाहे वो टेंशन मेंबर की बात हो चाहे वो कंप्रेशन मेंबर की बात हो। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है मैक्सिमम, दैट इज 180। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स। इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स। जीरो मोमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आप कहते हैं उसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। अब जैसे कि फर्स्ट अगर आप बात करें, तो अगर वन एंड इज फ्री, वन एंड क्या है, अगर फ्री है और अदर एंड यानी सेकेंड एंड कैसा है, फिक्स्ड है, तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि वन एंड फ्री है, अदर एंड फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड एंड पर क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा आगे। यानी कि अगर डिफ्लेक्शन कर देखें तो कुछ इस टाइप का आएगा। तो फाइनली जो लेंथ होती है, सपोज ये लेंथ है कॉलम की एल, तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है, सपोज ये कोई लोड यहाँ पर आ गया, तो फाइनली यहाँ पर जो एल इफेक्टिव हो जाएगी वो आपकी डबल हो जाती है 2L। ठीक है, तो इस केस में अगर आप क्रिटिकल लोड की वैल्यू फाइंड करें, जो क्रिटिकल ऑयलर क्रिटिकल लोड होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एल इफेक्टिव की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। अब सेकेंड केस आता है, सपोज कि वन एंड जो है वो आपका हिंज है और अदर एंड भी हिंज्ड है, यानी कि बोथ एंड अगर हिंज्ड है तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि सपोज ये एंड जो है हिंज है और ये जो है दूसरा एंड भी हिंज्ड है। तो इस केस में अगर कोई लोड लगता है तो फाइनली ये कॉलम कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन कर्व देगा। तो इस केस में जो लेंथ एल थी वो एल ही रही। तो इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, एल। और क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है कि सपोज वन एंड जो है वो आपका फिक्स्ड है
एंड अदर एंड जो है यानी सेकेंड एंड जो है वो हिंज्ड है। तो उस केस में यानी कि सपोज ये एंड जो हिंज्ड है और दूसरा एंड जो है वो आपका फ्री है कॉलम का, तो टोटल लेंथ क्या है इस समय एल है। तो इस केस में आप देखेंगे कुछ इस टाइप का डिफ्लेक्शन कर्व आएगा, यानी कि यहाँ पर तो स्लोप की वैल्यू होगी क्योंकि हिंज पर स्लोप जो है वो ज़ीरो नहीं होता, बट फिक्स्ड एंड पर स्लोप ज़ीरो होता है। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो होती है एल बाई रूट टू, यानी जब आप इसको सॉल्व करते हैं 0.707 एल आ जाता है। ये वैल्यू होती है थ्योरेटिकली, यानी थ्योरेटिकली अगर आप बात करें तो ये वैल्यू 0.707 एल आती है, यानी एल बाई रूट टू। बट आप इसको जो है 0.8 एल मान के चलते हैं, ये वैल्यू है रिकमेंडेड बाई IS कोड 800, यानी कि कोड के अकॉर्डिंग जो है आप 0.8 एल को कंसीडर करेंगे एज एन एल इफेक्टिव, ठीक है। तो इस केस में अगर आप पी क्रिटिकल की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली आ जाएगी पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई, यानी इफेक्टिव लेंथ तो आपने 0.8 कंसीडर कर ली, ठीक है। बट यहाँ पे जो है एल इफेक्टिव स्क्वायर जो है आप यहाँ पे एल बाई रूट टू, अगर जैसे मैचिंग में आता है तो वहाँ पे एल बाई रूट टू ही पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है आपका बोथ एंड आर फिक्स्ड, यानी जब दोनों एंड्स जो हैं फिक्स्ड हैं तो उस केस में क्या होगा, सपोज ये भी फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है ये भी आपका फिक्स है। तो इस केस में कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, यानी डिफ्लेक्शन कर्व। तो फाइनली ये जो वैल्यू हो जाती है जस्ट हाफ होती है, जीरो मोमेंट्स के बीच की जो पॉइंट की डिस्टेंस है ये आपकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है हाफ होती है, यानी एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है एल बाई टू। ये वैल्यू जो है थ्योरेटिकल है, बट आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.5 एल आएगा, बट 0.65 एल जो होता है ये वैल्यू है रिकमेंडेड, यानी जो कोड ने रिकमेंड की है ये वैल्यू है 0.65 एल। अब नेक्स्ट आता है कि सपोज वन एंड जो है आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब होता है कि आप इस केस में कह सकते हैं हिंज हो गया सपोज ये, एंड restrained against रोटेशन। रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन तो मतलब क्या है, अब रोटेशन को भी रोक दिया, आप रोटेशन भी नहीं कर सकते, यानी स्लोप जो है वो जीरो हो गया। तो इस केस में ये पोजीशन पे भी हेल्ड है और रेस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन, तो ये कैसा हो गया आपका एंड फिक्स्ड एंड हो गया। और जो अदर एंड है वो आपका क्या है कि इफ नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन पे हेल्ड नहीं है बट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है। इसका मतलब है कि सपोज एक एंड है आपका ये हेल्ड इन पोजीशन बट रेस्ट्रेंड अगेन, ये वर्ड आ गया, इसका मतलब है रोटेशन को रोक दिया आपने तो फिक्स्ड ही स्लो फिक्स सपोर्ट होगा, तभी फिक्स्ड एंड पर ही रोटेशन क्या होता है जीरो होता है। अब दूसरा कह रहे हैं कि रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इसका मतलब है ये भी आपका फिक्स है बट हेल्ड इन पोजीशन नहीं है, यानी पोजीशन पर हेल्ड नहीं है। तो अगर आप इसका देखते हैं डिफ्लेक्शन कर्व लोड लगने पे तो कुछ क्या होगा, ये तो फिक्स्ड है यानी ये अपनी पोजीशन से नहीं हिल सकता, और इस यहाँ पे स्लोप भी जीरो है। बट यहाँ पर जो है रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन मतलब स्लोप तो जीरो ही है बट ये अपनी पोजीशन पे हेल्ड नहीं था तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो हो जाती है 1.2 टाइम्स ऑफ एल, ये ध्यान में रखिएगा। एक नेक्स्ट टर्म आता है कि जो वन एंड है वो है हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी पोजीशन पे तो हेल्ड है बट रेस्ट्रेंड नहीं है अगेंस्ट रोटेशन। तो इसका मतलब है किस टाइप का आपका एंड हो गया, ये आपका एक टाइप का हिंज्ड हो गया क्योंकि पोजीशन पे हेल्ड है, इसका मतलब है हिंज हो गया बट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन नहीं, यानी स्लोप जो है वो जीरो नहीं है। जब हिंज होता है सपोर्ट तो वो पोजीशन पे तो फिक्स रहता है लेकिन उसका स्लोप जीरो नहीं होता। बट जो अदर एंड है वो कह रहे हैं कि हेल्ड इन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन बट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि ये वर्ड यहाँ पर नहीं है, रेस्ट्रेंड है अगेंस्ट पोजीशन रोटेशन, इसका मतलब है फिक्स्ड हो गया लेकिन पोजीशन पे हेल्ड नहीं है। तो आपका एक क्या हो गया फिक्स, दूसरा क्या हो गया हिंज, ठीक है। तो ये तो पोजीशन पे हेल्ड है और रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन नहीं है, इसका मतलब है स्लोप यहाँ पे कुछ है।
और ये अपनी पोजीशन पे हेल्ड नहीं है, तो अगर डिफ्लेक्शन कब आएगा तो कुछ इस टाइप का आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा था वो यहाँ 0 मोमेंट से मिल रहा था, ठीक है। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो आप 2L कंसीडर करते हैं, टू ट्वाइस ऑफ एल, क्योंकि ये जो कर्व है कुछ इस टाइप का आएगा फिक्स होके, तो यानी ये जो लेंथ है ये डबल हो जाएगी। तो इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू जो है आप 2L कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है, ये वो मैक्सिमम क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टॉप ऑफ फ्लोर एंड बॉटम ऑफ शैलो बीम। सपोज कुछ इस टाइप का सेक्शन है, ये फ्लोर हो गया और ये कुछ बीम जो है इस टाइप की है, ठीक है। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, वो क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टॉप ऑफ फ्लोर, ये फ्लोर हो गया, इसकी टॉप क्या है, ये हो गई, ये है टॉप ऑफ फ्लोर, और बॉटम ऑफ शैलो बीम, शैलो बीम यानी ज़्यादा डीप बीम नहीं है, तो ये बीम जो है कम डीप है और ये आप देख रहे हैं ज़्यादा डीप है। तो जो शैलो डीम है इसका बॉटम क्या हो गया, ये बॉटम हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी कहलाती है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। एक क्वेश्चन देख लीजिए, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री, यानी वन एंड फिक्स्ड है अदर एंड फ्री है, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल। तो उस केस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है पी, यानी पी इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एल इफेक्टिव यानी कि 4L स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इफ फ्री एंड इज मेड फिक्स्ड, आपने फ्री एंड को फिक्स कर दिया, तो दूसरा एंड तो फिक्स था ही, फ्री को भी आपने फिक्स कर दिया, तो उस केस में एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L/2 हाफ हो जाता है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम पूछ रहे हैं, तो इस केस में जो पी की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, सपोज ये हो गया आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी P2 मान लीजिए, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन L/2 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ पी, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ पी इंटू 4, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ पी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं जो मोस्ट इफिशिएंट क्रॉस सेक्शन होता है इन रजिस्टिंग कंप्रेशन, जो कंप्रेशन को रजिस्ट करता है वो होता है आपका थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है वो मोस्ट थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है, यानी कि थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैक्सिमम है। क्योंकि आप क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यानी जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेशन को रजिस्ट कर पाएगा। तो इस केस में जितना ज़्यादा आई होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पी क्रिटिकल की वैल्यू होगी। तो थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट जो है द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन इन रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने की बात आती है तो उस केस में जो है आई सेक्शन होता है, क्योंकि जो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर आप बात करें तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है जेड, वो मैक्सिमम होता है आई सेक्शन के लिए। सेक्शन मॉडुलस जेड क्या होता है, आई अपॉन वाई, यानी कि जो आई जेड की वैल्यू है मैक्सिमम, इसका मतलब है आई की वैल्यू मैक्सिमम है। जो मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट वो क्या होता है, सिग्मा जेड, यानी जितना ज़्यादा जेड होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी होगी। तो बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है आई सेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, तो आपको पता है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, जहाँ एल इफेक्टिव आपको पता है इफेक्टिव लेंथ है और आर मिनिमम क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। ये आपका कहलाता है मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है,
ये वो डिस्टेंस होती है, जैसे कि अगर आप कोई एरिया है, ठीक है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकाल रहे हैं और इसको सिंपली एक पतली स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये सेम दे रहा है, तो वहाँ से वो क्लियर डिस्टेंस जो है आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी कितनी डिस्टेंस है, अगर आप इसको पतली स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, तो वो आपका कहलाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। वाई एक्सिस के अबाउट होता है, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस के अबाउट जो है मिनिमम मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आर मिनिमम की वैल्यू उस केस में कम होती है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब नेक्स्ट टर्म आता है पी क्रिटिकल, यानी जिसको आप कहते हैं ऑयलर्स क्रिटिकल लोड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पाई स्क्वायर ई आई, जहाँ आई क्या है आपका आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, ए आर मिनिमम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए आर मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव को सपोज कैपिटल एल लिख दिया आपने, एल स्क्वायर। तो अगर आप एल अपॉन आर मिनिमम कर दें, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर, तो फाइनली एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम क्या होता है आपको पता है, लैम्डा होता है। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो प्री क्रिटिकल को जो है आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑयलर क्रिटिकल लोड है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी है कॉलम की, तो ये किस पर डिपेंड करती है। तो आपसे सपोज ये डायरेक्टली ना पूछ के कि ई आई यानी कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और एल इफेक्टिव पर डिपेंड करती है, ये ना पूछ के आपसे ये कह देते हैं ए ई, जहाँ ए ई क्या होता है आपका, ए ई होता है फ्लेक्सुरल, ए ई आपका कहलाता है एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। और लैम्डा आपको पता है स्लेंडरनेस रेशियो, और ई आई जो है वो आपका कहलाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो आपसे ऑप्शन में आ जाता है कि क्रिटिकल लोड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी और स्लेंडरनेस रेशियो या इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ए ई के टर्म में यानी एक्सियल रिजिडिटी के टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और लैम्डा के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्रिटिकल लोड डिपेंड कर रहा है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर, ई आई पर, एक्सियल रिजिडिटी यानी कि ए ई पर, और स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि लैम्डा पर भी ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। तो बेसिकली ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस जो है जिसको एफ सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी होती है, यानी ऑयलर क्रिटिकल लोड को अगर आप टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो ये ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस आ जाती है, जिसका फॉर्मूला पी सी आर का होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ए ई के टर्म में, एक्सियल रिजिडिटी के टर्म में, यानी कि ए ई डिवाइडेड बाई एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो आपको पता है ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एल अपॉन आर मिनिमम या आर स्क्वायर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसको आप इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये होता है ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। अब एक टर्म आता है कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये तो आपकी ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस हो गई। और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम्स, यानी जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो क्या होती है, जिसको आप बोलते हैं सिग्मा ए सी, ये आपकी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। तो अगर आप एज पर आई एस कोड 800 के अकॉर्डिंग बात करें तो सिग्मा ए सी की वैल्यू होती है 0.6 टाइम्स ऑफ एफ वाई, ठीक है। ये और कॉलम के केस में अगर आप बात करें, वैसे तो जनरल 0.6 एफ वाई यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉलम के केस में बात कर रहे हैं तो 0.6 एफ वाई, या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा ए सी इक्वल टू 0.6 एफ सी सी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ सी सी टू द पावर एन प्लस एफ वाई टू द पावर एन टू द पावर होल 1/n, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस होती है वो आप मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉलम के लिए कंसीडर करते हैं,
जहाँ पर FCC क्या होता है, ये आप कहलाता है ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, ऑयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, या FCR बोल दीजिए या FCC बोल दीजिए, FCC के टर्म में निकाल लीजिए। और यहाँ पर जो n होता है, यानी कि FCC क्या हो गया, आपको पता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और जहाँ पर n जो यूज़ कर रहे हैं Fy, तो आपको पता है यील्ड स्ट्रेस होती है, n को बोलते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर, इम्परफेक्शन फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है 1.4, ठीक है। एक नोट देख लीजिए, तो एबव आई स्क्वायर्ड फॉर्मूला सिग्मा AC का है, ये आपका बेस्ड होता है रैंकाइन मर्चेंट फॉर्मूला। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी, ये फॉर्मूला जो है किस पर बेस्ड है, तो ये रैंकाइन मर्चेंट फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस होगी वो आप मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंसीडर कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल स्ट्रेट। तो आपको पता है स्ट्रेट्स का यूज़ कहाँ करते हैं, आप ट्रसेस वगैरह में करते हैं। तो सपोज अगर आप किसी ट्रस की बात करें, तो कुछ इस टाइप का सपोज ट्रस है आपका, जिसमें जो है डिफरेंट मेंबर्स इस टाइप से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सपोज एक ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, यहाँ पर ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। तो अगर जो भी स्ट्रेट है उसकी स्पैनिंग जो है, यानी कि ये स्ट्रेट है, तो ये दो जॉइंट्स के बीच में सिंपली एक स्ट्रेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आगे कहीं कंटिन्यू आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो ये आपका कहलाता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट। यानी अगर स्ट्रेट की स्पैनिंग जो है सिर्फ दो जॉइंट्स के बीच में ही है, जैसे ये हो गया और ये आपका हो गया, तो इस टाइप के जो स्ट्रेट्स होते हैं, जैसे ये है और ये वाला हो गया, तो ये आपके कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट, क्योंकि आगे कंटिन्यू है इनकी स्पैनिंग, कंटिन्यूअस स्पैनिंग नहीं है इनकी, तो इस टाइप के स्ट्रेट आपके डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट कहलाते हैं। अब जैसे ये स्ट्रेट है, तो ये आगे और कंटिन्यू है, यानी कि दो से ज़्यादा जॉइंट्स के बीच में ये स्पैन्स हैं इनके, तो ये आपके स्पैन्स कहलाते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रेट, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रेट आपका कहलाता है कंटिन्यूअस स्ट्रेट। देख लीजिए, इफ इट स्पैन्स मोर देन 2 जॉइंट्स, तो ये आपका कहलाता है कंटिन्यूअस स्ट्रेट। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की एंगल स्ट्रेट की। तो जो इफ अ सिंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट है, यानी कि ये सिंगल है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट है, इज कनेक्टेड बाय ओनली वन रिवेट एट ईच एंड, यानी यहाँ पे कहीं कनेक्टेड होगा इससे और यहाँ पर कनेक्टेड होगा। तो इसका अगर आप बड़ा करके थोड़ा डायग्राम देखें, तो कुछ इस टाइप का होगा, ये कनेक्टेड है, ये आपका स्ट्रेट इस टाइप से एंगल स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ से किसी एंगल के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, तो आपने देखा अगर ये सिंपली एक रिवेट से कनेक्टेड है हर एंड पे, यानी दोनों एंड पर जो है सिर्फ एक एक रिवेट से कनेक्टेड है, तो इनके बीच की जो लेंथ होगी इफेक्टिव लेंथ वो L होगी, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो L ही कंसीडर करेंगे। बट जो परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसकी वैल्यू जो है आप 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा AC कंसीडर करेंगे। तो इसको लिख लीजिए सिग्मा AC डैश, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड जो सिग्मा AC है ये 20% कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिर्फ एक एक रिवेट्स का यूज कर रहे हैं। वही अगर आप बात करते हैं इफ अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट, सिंगल एंगल है यानी सिर्फ एक ही एंगल है, तो ये एंगल स्ट्रेट है और ये जो कनेक्टेड है ये इस टाइप से कनेक्टेड है। बट ये जो है अगर दो या दो से ज़्यादा रिवेट से कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करें ये दो रिवेट्स और यहाँ पर भी ये दो या दो से ज़्यादा रिवेट से कनेक्टेड है, तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो हो जाती है आपकी 0.85 टाइम्स ऑफ L, बट परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी सेम रहती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में जो है बहुत ज़्यादा ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि when flanges and back plates of an I section are subjected to compression, यानी कोई I section है जिसमें flange और web plates हैं वो compression में subjected है, then they will tend to buckle locally, तो वो बकल हो सकते हैं अपने अपने लोकली। जैसे कि सपोज कोई I section है, ये I section है, ठीक है, तो ये जो है ये अपना फ्लैंज जो है अपना आपस में बकल हो सकता है कुछ इस टाइप से, सपोज ये बकल हो गया, या ये वेब अपने में बकल हो सकती है। तो इसको जो है,
तो क्रिटिकल स्ट्रेस जो होता है जिस पर बकलिंग अकर्स होती है, तो वो क्रिटिकल स्ट्रेस जो है आप फॉर्मूला यूज करते हैं k टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर बी अपॉन टी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछते हैं कि जो क्रिटिकल स्ट्रेस है इस केस में, आई सेक्शन के केस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी अपॉन टी होल स्क्वायर की, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी अपॉन टी की, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बी अपॉन टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टी तो आपको पता है थिकनेस हो गई, के स्क्वायर पाई के पाई स्क्वायर ई, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, जहाँ बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, यानी कि बी की जो वैल्यू यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आपकी है विड्थ ऑफ आउट स्टैंड। अगर आपका रोल्ड स्टील सेक्शन है, जनरली ध्यान रखिएगा जब रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं केस में जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड होता है वो आपका फेस ऑफ वेब, वेब का फेस क्या है, ये है, यहाँ से लेकर फ्लेंज तक का लास्ट पोर्शन तक जो विड्थ होती है ये आपकी कहलाती है विड्थ ऑफ आउट स्टैंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपका बिल्टअप सेक्शन है, बिल्टअप सेक्शन का मतलब है कि जो रोल्ड स्टील सेक्शन है इसी में आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बिल्टअप सेक्शन बना दिया, जैसे कि सपोज ये आई सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, कोई एक प्लेट ऊपर लगा दी और एक प्लेट नीचे लगा दी, यानी कि बिल्टअप कर दिया इसको, तो ये सेक्शन आपका बिल्टअप सेक्शन कहलाता है। तो इस केस में सपोज इसको आपने जब कनेक्ट किया तो किसी रिवेटिंग से कनेक्ट किया होगा, सपोज यहाँ पे ये आपने रिवेटिंग कर दी, ठीक है, ये रिवेटिंग हो गई। तो इस टाइप से जो है अगर आपने इसको कनेक्ट किया है तो ये आपके जो है बिल्टअप सेक्शंस कहलाते हैं। सिमिलरली इधर साइड आपने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सपोज ये रिवेट से कनेक्ट किया, तो बिल्टअप सेक्शन के केस में जो लास्ट रिवेट होता है एक्सट्रीम रिवेट और उसका एक्सट्रीम एज ऑफ फ्लेंज ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है इस केस में बी ये कंसीडर करते हैं, यानी विड्थ ऑफ आउट स्टैंड फॉर बिल्टअप सेक्शन जो आउट स्टैंड इज मेजर्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट रिवेट लाइन, सबसे लास्ट की जो रिवेट लाइन ये हो गई आपकी, यहाँ से एक्सट्रीम एज जो है फ्लेंज का यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इस केस में बी ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है कि टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज प्लेट और वेब प्लेट, जो आपकी आई सेक्शन की फ्लेंज और वेब प्लेट है उसमें लोकल बकलिंग ना हो पाए तो उसके लिए कुछ आईएस कोड ने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करके चलेंगे तो उसमें कोई भी ये क्रिएशन नहीं होगा, लोकल बकलिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि लोकल बकलिंग के स्पेसिफिकेशन ये जो है ये आप सिर्फ जब कोई भी रोल्ड स्टील सेक्शंस बनाए जाते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली ये स्पेसिफिकेशन कंसीडर करके ही बनाए जाते हैं, तो उस टाइप के सेक्शंस में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्टअप सेक्शंस हैं कुछ, या आपने नॉर्मल सेक्शंस बना दिए, रोल्ड स्टील सेक्शंस नहीं है, आपने खुद से साइज एज्यूम करके बना दिया, तो उस केस में ये आपको चेक करना ज़रूरी है। तो अगर फ्लेंजेस की बात करें तो B अपॉन TF जो है विड्थ अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसकी वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60, 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ B क्या है, विड्थ ऑफ आउट स्टैंड। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि सिंपल कोई आई सेक्शन बना दिया, इस सेक्शन में जो B होगा वो क्या होगा, वेब का फेस और लास्ट एज जो है आपकी फ्लेंज की यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है B हो गई विड्थ ऑफ आउट स्टैंड, ये हो गई आपकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, और ये यहाँ से हो गई आपकी थिकनेस ऑफ वेब। तो ये फ्लेंजेस के केस में अगर आप देखें तो B अपॉन TF की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16, और जहाँ TF क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब बात करते हैं फॉर वेब प्लेट, तो जो डेप्थ ऑफ वेब अपॉन थिकनेस ऑफ वेब है इनकी वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो इनकी वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ DW क्या है, क्लियर डेप्थ ऑफ वेब, सिर्फ वेब की जो क्लियर डेप्थ है वो आप लेंगे DW, और TW आपको पता है थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा।